हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आज मैं त्रिभुज पार्ट 4 लेकर आया हूं। आज हम अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं, वो क्वेश्चन के अंदर मान दिए गए थे, उन मानों को देखकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पर आज हमारा पूरा पार्ट जो रहेगा वो कंसेप्ट बेस्ड रहेगा और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप वाकई में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ज़्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लूँगा, यहाँ पर लिखूँगा नहीं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी है वो 16 सेंटीमीटर है, बी सी है वो 12 सेंटीमीटर है, तथा सी ए या ए सी जिसको बोलेंगे हम, वो हमारे लिए 20 सेंटीमीटर है, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? ऑप्शन में दिए हुए अंदर समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, व्युत्कोण त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन हमको दिए जाते हैं, भुजाओं के मान दिए गए हमको और हमको क्या निकालना है, कौन सा त्रिभुज होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, या कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो हमारे लिए समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं से बड़ा होता है, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। उसी तरह से शेष सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग से छोटा होता है तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। हम इसमें भी यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 20 है। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 400 हो गया। 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर 256। उसी तरह से 12 का स्क्वायर करेंगे 144। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 400 बराबर 400। मीन्स सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए हमारे लिए ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दिए गए त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए का अर्धक है, जो मैंने ये लाइन खींची हुई है वो अर्धक है। ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए सी हमको ज्ञात करना है, एक्स लिखा है। बी डी 5 सेंटीमीटर है तथा डी सी या सी डी हमारे लिए क्या है? 6 सेंटीमीटर है। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमारे वीडियो नंबर फर्स्ट, जो त्रिभुज का बेसिक पढ़ा था, उसमें बताया था यदि किसी त्रिभुज में ए डी किसी भुजा का अर्धक है तो ए बी अपॉन ए सी, इनका जो अनुपात निकाल रहे हैं अपन, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? बी डी अपॉन डी सी या सी डी होगा। ये मैंने पहले बता रखा था, हम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए बी कितना हमारे लिए? 8 है। ए सी हमको फाइंड आउट करना है। बी डी कितना है हमारे लिए? 5 है। और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपली सॉल्व करेंगे 48 अपॉन 5, एक्स की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 48, 5x होगा। एक्स का मान निकालना 5 से यहाँ पर सॉल्व करेंगे 9.3 बचा 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 9.6 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी पर लंब है, मतलब ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ए डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा ए बी व ए सी बराबर है, मतलब ये भी 13 है और ये भी 13 है। इस स्थिति में हमको बी सी का मान कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। इस पूरे का मान कितना होगा? बहुत ही तगड़ी ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ। अब इस ट्रिक के बदले हम क्षेत्रफल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। जब हमको कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया गया हो, ये त्रिभुज हमारे दिए दोनों समकोण त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज दिए गए हों, अगर किसी दो भुजाओं के मान दिए गए हों, जैसे कि हमको 3 और 4 दिया गया, तो अगली भुजा क्या होगी हमारे लिए? 5 ही होगी। उसी तरह से हमको 6, 8 और 10 ये ट्रिकें याद रखनी है। उसी में एक ही है 5, 12, 13, इसके बाद 7, 24, 25, इसके बाद 10, 24, 26, इस तरह की ट्रिकें और भी बहुत सारी आगे आती जाएंगी। एक और है 15, 20 और 25,
इस तरह हमारी ट्रिक है। अगर हम में से कोई भी दो मान दे रखे हैं तो हम तीसरा मान आराम से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख देना है, नहीं तो इनके मान हमको कौन सी पाइथागोरस प्रमेय से निकालने पड़ेंगे, तभी ये मान आएगा और इसका भी मान आएगा। इसका मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालने पड़ेगी, जो हमारे लिए टाइम वेस्ट करेगा। हम ये ट्रिक याद रखेंगे, ये 5 है, ये 13, ये कितना हो जाएगा 12, डायरेक्ट ट्रिक से याद रखना है, 5 12 13 वाली ट्रिक है। फिर से ये 5 है, ये 13, ये कितना हो जाएगा 12, 12 ये भी है, 12 ये भी है, टोटल 12 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट है हमारे समकोण त्रिभुजों के लिए, उसके बिना हमारे क्वेश्चन, नहीं तो हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व कर सकते हैं, पर इसमें टाइम वेस्ट होगा, ये हमको याद रखना है। मैं आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इससे। एक त्रिभुज PQR दिया गया है, जिसमें PQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई है। PO तथा RO एक लाइन और बनाई गई है, जो इन दोनों कोणों को काटकर यहाँ पर समकोण O पर समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। OP का मान 6 सेंटीमीटर है, OR का मान 8 सेंटीमीटर है, तो हमें QR का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब ये हमारे लिए क्या है, समकोण त्रिभुज है, दो कोणों का, दो भुजाओं का मान दे रखा है 6 8, तो तीसरा का मान क्या होगा 10 सेंटीमीटर। अब अपन को याद है इसलिए कुछ भी नहीं करना। अब फिर इस ऊपर वाले में देखेंगे 10 24 कौन सा होता है 26 सेंटीमीटर, मीन्स QR का मान कितना होगा 26 सेंटीमीटर होगा। अगर मान याद है हमको डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमको फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। जबकि अपने मैथ्स शॉर्ट ट्रिक जैसे चैनल का नाम है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और शॉर्ट ट्रिक से ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे लिए कि एक 24 मीटर की सीढ़ी एक 24 मीटर के भवन को, ये भवन बना दिया हमने, 24 मीटर के भवन को छूती है, ये छत पर छू रही है बोला है, तो हमने ये 25 मीटर की क्या बना दी सीढ़ी बना दी। हमको अच्छे से पता है सीढ़ी इसी तरह से छू सकती है, अगर सीधी रहेगी तो इसको कभी छू नहीं पाएगी। तो इस सीढ़ी के जो अंतिम बिंदु है तथा भवन के अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, इसके बीच की दूरी हमको पता करनी है। अब ये दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 का, हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्षैतिज बोला, इसलिए हमेशा कितना कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इसको P Q और R मान लिया, तो P और Q के बीच की दूरी, समकोण त्रिभुज है, एक 24 है, एक 25 है, तीसरा कौन सा होगा 7 सेंटीमीटर। हमको अच्छे से याद है 7 24 25, हमारी ये ट्रिक है, उसके अनुसार ये डायरेक्ट हमारा मान निकल गया है। जमीन में दो खंबे 7 मीटर तथा 13 मीटर ऊंचे गड़े हुए हैं। जमीन से कोई दो खंबे हमने ले लिए हैं, ये 13 मीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, दोनों जुड़े हुए तथा इनके बीच की क्षैतिज दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों खंभों के चोटियों के बीच की दूरी कितनी होगी, मीन्स ये वाली दूरी हमको फाइंड आउट करनी है। जब ऐसी दूरी हमको फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वही यहाँ पर होगी। अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि ये तो क्या बन गया हमारे वर्ग बन गया, खंबे हैं तो यूँ नहीं होगी कि ऊपर से चौड़ाई कम ज़्यादा हो जाएगी। अब ये टोटल 13 सेंटीमीटर था हमारे पास, यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर होगा, ऊपर कितना बचा 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि टोटल 13 था, 7 सेंटीमीटर तक हमने यहाँ गिन लिया, तो ऊपर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 है, ये 8 है, आपको अच्छे समझ में आ गएगा, ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। मीन्स खंभों के बीच की दूरी, चोटियों के बीच की दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में यदि AB का मान 6 सेंटीमीटर हो, BC का मान 3.2 सेंटीमीटर हो, तो निम्न में से AC का नाप कौन सा नहीं होगा। एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब भी परीक्षा में कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और उस लाइन में अगर अपने नहीं ऑप्शन आता है तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। इससे क्या होता है, हम परीक्षा में बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, हम नई वर्ड्स को पढ़ना भूल जाते हैं और होगा यूँ करके वो पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाता है। हमें नहीं के नीचे अंडरलाइन लगा देंगे तो हमको अच्छे से पढ़ाई होगी। बहुत सारी ट्रिकें हैं, परीक्षा की दृष्टि से आती जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन के अनुसार। मैंने एक प्रश्न पढ़ाया था कि
एक कंसेप्ट पढ़ाया था, किसी भी त्रिभुज की स्थिति के लिए ये जरूरी है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मीन्स ए बी प्लस बी सी करें तो हमेशा ए सी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर बड़ी भुजा कौन दिख रही है? 6 सेंटीमीटर, मतलब हम 3.2 में ऐड करके देखेंगे। 3.2 में 3.8 ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे? ये 7 हो जाएंगे। मतलब ये तो हो सकता है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, ये मान तो हो सकता है हमारे लिए, ये गलत, ये हमारा एसी का नाप नहीं होगा। सेकंड देखते हैं 2.8, 2.8 और 3.2 इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना है हमारे लिए? 6 सेंटीमीटर है, जबकि तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर हो गए। मतलब ये भुजा का माप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 6 से बड़ा होता तो ये माप होता। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी सही हो। किसी त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा ए डी खींची गई है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन दिए गए हमको ए बी सी डी में से कौन सा कथन सत्य होगा। मैंने अभी जस्ट इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। और सबके बराबर में या पीछे की तरफ कौन आ रहा है? एडी आ रहा है। मतलब हमको एडी को क्या करना पड़ेगा? एक तरफ रखना पड़ेगा। तो पहला हम ले लेते हैं इससे, इस वाले त्रिभुज से ए बी ये भुजा ली प्लस बी डी ये भुजा ली, ये दोनों ली, दोनों का योग हमेशा किससे बड़ा होगा? एडी से बड़ा होगा, क्योंकि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। उसी प्रकार इसको लेंगे हम, इधर लिखेंगे हम ए सी प्लस सी डी, बड़े होंगे किससे? एडी, इन दोनों से बड़े होंगे। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर ए बी होगा, बी डी और सी डी, बी डी और यहाँ से सी डी दोनों मिलकर कौन सी रेखा बना रहे? पूरी पूरी बी सी बना रहे हैं हमारे लिए। साथ में यहाँ पर क्या बचेगा? ए सी ग्रेटर देन ए डी, और ए डी कितने होते हैं? 2AD। मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2AD। इस प्रकार के क्वेश्चन हमको इस तरह से सॉल्व करने हैं। दिया गया त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बड़ा है कोण बी से, मतलब ये कोण बड़ा है कोण बी से, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, जब हमने बेसिक पढ़ा था उसी में बताया था कि बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है। तो कोण ए के सामने कौन सी भुजा है? बी सी है, इसके सामने ये है। और कोण बी के सामने कौन सी भुजा है? ए सी है। तो बी सी बड़ी होगी ए सी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखना है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। दिए गए त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी ये रेखा बड़ी है ए सी से, तथा ए डी बीच में कोई एक रेखा खींची गई है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? मीन्स ए बी इज लेस देन ए डी, ए बी बराबर ए डी, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, या नन। ठीक है, ऑप्शन में सब जगह पे ए डी और ए बी की बात करिए, मीन्स हमको इसी त्रिभुज की जरूरत है, दूसरे की नहीं। और हम इससे चलेंगे, ए बी बड़ा है ए सी से। हमने क्या सिखाया है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, मीन्स ये 50 होगा, ये क्या होगा? उससे छोटा होगा। हमने मानना है, ठीक है, कोण अपनी मर्जी से मान लेने हैं, क्योंकि हमको पता है बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ा होता है। 50 है तो ये भुजा बड़ी होगी, ये 30 है तो ये बड़ी होगी। अब त्रिभुज ए बी सी में ये 50 है ये 30 है, दोनों मिलकर 80 हो गए, तो ये वाला कोण कितने का होगा? 100 डिग्री का होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों कोणों को हमको ये नहीं बोला कि ए डी अर्धक है, इसलिए अपनी मर्जी से कोई भी मान सकते हैं। अगर ये टोटल 50 है तो हम छोटे छोटे दोनों कोणों को मानना चाहें तो इसको भी 50 मान लूँ मैं, इसको भी 50 मान लूँ, हमारी मर्जी से। अगर आपको यूँ हो रहा है कि नहीं मेरे को तो अलग अलग मानना है, इसको मैं 40 मानूँ, इसको मैं 60 मानूंगा, अपनी मर्जी से वो मान सकते हैं। पर मैं ज़्यादातर क्वेश्चन क्या करता हूँ, दोनों को अर्धक में ही बांट लेता हूँ। आप आपकी मर्जी से भी बांट सकते हैं। ये 50 बांट लिया। अब देखो ये 50 है ये 30 है, तो ये कितने कोण होगा? 100 डिग्री हो गया। अब हमको पता पड़ेगा, हमको ए डी और ए बी में संबंध निकालना है। 100 के सामने कौन सी भुजा है? ए बी है, तो हमने ए बी लिख दिया। 30 के सामने कौन सी भुजा है? ए डी लिख दिया। बड़ा कोण कौन सा है? 100 वाला, तो बड़े कोण के सामने की भुजा कौन है? ए बी, तो ए बी बड़ा होगा ए डी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ दिए गए हैं, जिसमें कोण बी बराबर कोण
ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है, तो यह त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? निम्न में से मतलब कौन सी कथन तीसरा और जुड़ेगा, क्योंकि दो तो दे दिए, सर्वांग सम के लिए हमको 3 गुण मिलने चाहिए, तीसरा कौन सा गुण मिलेगा कि ये सर्वांग सम हो जाएंगे? ऑप्शन में हम देखेंगे 2 कोण दे रखे हमको, समान दे रखे, तो हमको अच्छे से पता है उनके बीच वाली जो भुजा है वो हमारे लिए कॉमन होनी चाहिए, मतलब बी सी इज इक्वल टू ई एफ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा, क्योंकि हमारे पास एक गुणधर्म है ए एस ए सर्वांग समता का। कोई ये नहीं लगा दे कि ए हो, ये समरूपता का गुणधर्म है, ना कि सर्वांग समता का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सर्वांग समता के किसी भी गुणधर्म में एक भुजा का होना अनिवार्य है, तो ही सर्वांग समता का गुणधर्म पालन करेगा। इस तरह से हमने आज पूरे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पर आप नए हैं और वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।